नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दी चेतावनी, अलकायदा के साथ दोस्ती मजबूत कर रहे लश्कर और जैश के आतंकी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इमरान खान की पार्टी को विदेशी फंड के दस्तावेज उजागर करने का निर्देश। बढ़ गई है पाकिस्तान में मुसीबत इमरान खान की। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस वतन में हमने जन्म लिया, माटी का कर्ज चुकाएंगे, जान देकर फर्ज निभाएंगे, सेना का वीडियो हो रहा है वायरल। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में पुंछ का युवक हो गया है गिरफ्तार, सीमा पर मिले पाकिस्तानी गुब्बारे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, यूपी में विरोधियों पर होगा बीजेपी का डबल अटैक, और पीएम मोदी और अमित शाह के प्रचार का ब्लूप्रिंट हो चुका है तैयार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दी चेतावनी, अलकायदा के साथ दोस्ती मजबूत कर रहे हैं लश्कर और जैश आतंकी। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से प्रतिबंधित लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ अलकायदा के संपर्क लगातार मजबूत हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने यह बात कही है और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अफगानिस्तान में हाल में घटनाक्रम ने इस आतंकी संगठन को ताकतवर होने का मौका दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा मंगलवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक कार्रवाई सम्मेलन 2022 में कहा कि इस्लामिक स्टेट ने अपने तरीके बदल लिए हैं और उसका मुख्य रूप से ध्यान सीरिया तथा इराक में फिर से जमीन मजबूत करने पर है तथा इसके क्षेत्रीय सहयोगी संगठन विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया में अपना विस्तार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान की पार्टी को विदेशी फंड के दस्तावेज उजागर करने का निर्देश, जिससे बढ़ गई मुसीबत। जी हां दोस्तों, पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने विदेशी फंडिंग मामले में प्रमुख दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है और इस आदेश से इमरान खान की मुसीबत और बढ़ सकती है। और इस महीने के आरंभ में आईसीपी की एक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि पीटीआई ने विदेशी नागरिकों, संस्थाओं व गुप्त बैंक खातों से प्राप्त चंदे को बड़े पैमाने पर आयोग से छिपाया है। तो दोस्तों, चंदा चोरी का मामला है यहाँ पर और बड़ी मुसीबत बढ़ सकती है इमरान खान की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना का वीडियो वायरल, इस वतन पर हमने जन्म लिया, माटी का कर्ज चुकाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन आर्मी का नाम जब भी जहन में आता है तब सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और देश के दुश्मनों से हमारी भारतीय सेना हमारी रक्षा करती है। दुश्मन भी हमारी सेना से थर थर कांपती है। सोशल मीडिया पर सेना के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इन वीडियो के जरिए देश के युवा सेना से काफ़ी प्रभावित होते हैं। और अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर सेना का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर भी जोश भर जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में पुंछ का युवक गिरफ्तार, परगवाल सीमा पर मिले पाकिस्तानी गुब्बारे। जी हां दोस्तों, पुलिस ने पुंछ जिले के रहने वाले युवक को संदिग्ध गतिविधि में लिप्त रहने के आरोप में पकड़ा है और उस पर आतंकियों की मदद करने का भी आरोप है। युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उससे कई मामलों में पूछताछ भी की जा रही है। उधर परगवाल सीमा पर 2 पाकिस्तानी गुब्बारे मिले हैं और ये गांव हमीरपुर की नई बस्ती के लवली खजूरिया के खेत में पड़े थे। किसान जब वो अपने खेत की तरफ गए तो पाकिस्तानी 2 गुब्बारे पड़े देखे और उन्होंने इसकी जानकारी सीमा सुरक्षा बल को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर उन्हें कब्जे में ले लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में विरोधियों पर होगा बीजेपी का डबल अटैक, पीएम मोदी और अमित शाह के प्रचार का ब्लूप्रिंट हो चुका है तैयार। जी हां दोस्तों, यूपी का चुनाव बेहद निकट है और ऐसे में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रचार के रण में उतरे और काशी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बीजेपी ने जो प्रचार का प्लान किया है उसमें पहले डिजिटल प्रचार और मैदानी जंग दोनों मोर्चे पर पुख्ता तैयारी है और ये तैयारी बीजेपी के 2 बड़े चेहरे को केंद्र में रखकर की गई है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी यूपी चुनाव में डिजिटल मोर्चे पर विरोधियों का किला ध्वस्त करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह मैदान में बीजेपी को ग्राउंड स्तर पर मजबूत करेंगे और जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। ये दोनों नेता 22 जनवरी के बाद यूपी के समर में सियासी दांवपेच का खेल खेलेंगे।
पीएम मोदी के वर्चुअल प्रचार के ब्लूप्रिंट की बात करें तो इसके मुताबिक पीएम मोदी हर दूसरे दिन यूपी की जनता से जुड़ेंगे और वो सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे और इसके लिए बीजेपी ने 403 एलईडी वैन तैयार कर लिया है। यूपी की हर विधानसभा में एक एलईडी वैन रहेगी और इसके अलावा पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 27,700 शक्ति केंद्र बनाए हैं और इन सभी शक्ति केंद्रों पर एक एलईडी टीवी लगाया जाएगा जहां लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पीएम की रैली से जुड़ेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का नाम, फोटो, तिरंगे, राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल उचित, बॉम्बे हाई कोर्ट को केंद्र का जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड का मुद्दा एक बार फिर उछला और इस बार बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस के जवाब में पीएमओ ने साफ तौर पर कहा है कि इस फंड के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम, उनके फोटो, तिरंगे व अन्य राष्ट्रीय चिन्हों का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये पूरी तरह से उचित है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को एक सार्वजनिक धर्मादा ट्रस्ट के रूप में की गई थी और इसका मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति या प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को सहायता प्रदान करना है। पीएमओ में अपर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व जस्टिस एमएस कर्णिक की पीठ के समक्ष एक हलफनामा दायर कर ये जवाब दिया है। पीएमओ के अधिकारी ने कहा कि पीएम के नाम, फोटो व राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के लिए भी किया जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का खतरा, निशाने पर प्रधानमंत्री और अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 26 जनवरी को लेकर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर ड्रोन से हमले की साजिश का खुलासा किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों, खबरों के मुताबिक पीएम मोदी के सुरक्षा को लेकर कई तरह के खतरे के इनपुट हैं और इसके अनुसार पीएम मोदी के काफिले में अचानक फिदायीन हमले और ड्रोन अटैक की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आतंकियों के निशाने पर हैं। खुफिया एजेंसियों ने पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टेरर अटैक की आशंका जाहिर की है और ये साजिश आईएसआई और विदेशी ताकतों के इशारों पर रची जा रही है। भेजे गए खुफिया अलर्ट में 30 से ज्यादा पॉइंट पर एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर और जवाबी उपायों और भारत में एक्टिव आतंकवादी संगठनों के बारे में बताया गया। साथ ही कहा गया कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ा खतरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर है। इनपुट के मुताबिक खालिस्तानी एक्टिविस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग और इलेक्शन विजिट को टारगेट कर सकते हैं और ऐसे में प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। ये जानकारी भी मिली है कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने पाकिस्तान में आतंकियों के साथ नया गठजोड़ बनाया है और ये सब कुछ आईएसआई ने ही कराया है। ये कोशिश पंजाब में दोबारा माहौल को भड़काने की है और अलर्ट के मुताबिक आतंकी भीड़ भाड़ वाले स्थानों में तोड़फोड़ कर सकते हैं और हमले कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ ने दी चेतावनी, ओमिक्रॉन के साथ खत्म नहीं हो रहा है कोरोना, जल्द आएगा नया वेरिएंट। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस अधोनम ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं होने जा रही। उन्होंने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के हल्के होने के दावे के प्रति भी दुनिया को आगाह किया। टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार अविश्वसनीय तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इससे नए वेरिएंट आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि कुछ देशों में कोरोना के मामले संभवतः चरम पर पहुंच गए हैं और इससे ये आशा जगती है कि वर्तमान दौर में सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है। टेड्रोस ने कहा कि मैं विशेष रूप से अभी भी उन देशों को लेकर चिंतित हूं जहां पर कम टीके लगाए गए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जहां पर कम टीकाकरण हुआ है वहां पर लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने और मौत का खतरा कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन हो सकता है कि कम गंभीर हो, लेकिन हल्के में लेना इसको भ्रामक होगा और इससे महामारी को जवाब देने की प्रक्रिया को झटका लगता है और कई लोगों की जान जा सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। 3 दिनों तक दिल्ली समेत 6 राज्यों में होगी झमाझम बारिश।
कड़ाके की ठंड के बीच मौसम में आएगा बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कुछ हिस्सों में लगातार छठे दिन कोल्ड डे की स्थिति बनी रही और इसी तरह की स्थिति 2 और दिनों तक रहने की भविष्यवाणी की गई है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि पालम में 7.6 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी ड्रोन से भारत पर हमला कर सकता है पाकिस्तान, सुरक्षा एजेंसियां हुई हैं अलर्ट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की बड़ी साजिश का सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया है खुलासा। पाकिस्तान द्वारा चीन से ड्रोन खरीदे जाने के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और टाइम्स नाउ ने खुफिया डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत पर हमले को लेकर किया जा सकता है। बता दें कि हाल ही में इस्लामाबाद ने बीजिंग से ड्रोन खरीदे हैं। 17 जनवरी को अबू धाबी में संदिग्ध हूती ड्रोन हमले में 2 भारतीयों और 1 पाकिस्तान नागरिक के मारे जाने और 6 अन्य के घायल होने के बाद अलर्ट जारी किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान भी भारत में ड्रोन के जरिए महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन जमीन से 800 मीटर की ऊंचाई पर एक बार में 15 से 20 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और बताया गया है कि ड्रोन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उन्हें रेडार के जरिए नहीं पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की इस साजिश का हो चुका है खुलासा और भारत में सुरक्षा एजेंसियां हैं अलर्ट। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में संभावित आतंकी हमले के अलर्ट के बाद बढ़ गई है सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर है पुलिस की नजर। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले की आशंका को लेकर खुफिया एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 20 जनवरी से पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून सहित मानव रहित विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह आदेश 20 जनवरी से लागू होगा और 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। दोस्तों, आदेश में कहा गया है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादियों द्वारा आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की आशंका की रिपोर्ट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने यह आदेश जारी किया है। पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर समारोह वाले पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और चेहरे की पहचान वाले सॉफ्टवेयर से लैस सीसीटीवी की निगरानी में समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय इकाई, विशेष प्रकोष्ठ, विशेष शाखा, यातायात और इसी के साथ स्वैट, दिल्ली पुलिस की सभी इकाइयां और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीमों के अलावा अर्धसैनिक बल भी तैनाती का हिस्सा हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को इस देश ने दिया सख्त संदेश, कहा बाज आ जाओ वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के बीच बढ़ते तनाव के चलते हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों मुल्कों के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। दरअसल यूएस नेवी के सबसे शक्तिशाली हथियार में से एक अमेरिकी पनडुब्बी के चीन के निकट बंदरगाह पर अचानक पहुंचने से हड़कंप मच गया है और इस खतरनाक पनडुब्बी से चीन व नॉर्थ कोरिया खौफ में है और ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि यूएसए ने अपनी पनडुब्बी इस द्वीप पर क्यों भेजी है और इसने भारत प्रशांत में युद्ध की स्थिति क्यों पैदा कर दी है। यूएस के इस कदम पर चीन और नॉर्थ कोरिया को आपत्ति क्यों है और इस सभी सवालों पर क्या है विशेषज्ञों की राय। दरअसल दोस्तों, प्रोफेसर हर्ष वी पंत ने बताया कि यूएस नेवी ने अपनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी को हिंद प्रशांत क्षेत्र में उतारकर उसने नॉर्थ कोरिया और ड्रैगन को सख्त संदेश दिया है। अमेरिकी सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल और हस्तक्षेप पर वह अपनी आंखें नहीं बंद कर सकता है और इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने यह भी संदेश दिया है कि वो अपने दोस्त देशों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वो मित्र देशों के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दखल से जापान एवं अन्य मुल्कों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन अब अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक पनडुब्बी को चीन के निकट ले जाकर के खड़ा कर दिया है और चीन को कड़ा संदेश दे दिया है कि वो अपने मित्र देशों के समर्थन में जरूर उतरेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आए जिस में हिम्मत हो, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता से सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव फिलहाल सोशल मीडिया पर ज्यादा लड़ा जा रहा है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज के अनुसार ही सोशल मीडिया
मीडिया से हमले कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता मंगलवार को कू ऐप पर शेयर की और कविता को विपक्षियों पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिस की हिम्मत हो। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धेय अटल जी। भाजपा ने यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सीएम प्रत्याशी घोषित किया है और उन्हीं के नेतृत्व में मैदान में उतरी हुई है। भाजपा को मुख्य चुनौती समाजवादी पार्टी से मिल रही है और अलग अलग ओपिनियन पोल में भाजपा और सपा के बीच ही सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी भी चुनाव को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाने में जुटी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और अन्य छोटे संगठनों के साथ गठबंधन किया है। लेकिन आपको बता दें कि जबरदस्त लहर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। भाजपा ने प्रचार को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने वरिष्ठ नेताओं को अभियान में उतार दिया है और दोनों नेता पिछले कुछ महीने में कई बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। इस बीच भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल जैसे सहयोगियों के बीच सीट के बंटवारे में भी व्यस्त है। फिलहाल चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियां और रोड शो पर रोक लगा रखी है। रोक हटने के बाद अमित शाह के चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश आने की उम्मीद है और फिलहाल वर्चुअल अभियान पर और जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने मंगलवार को बनारस के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उन्हें एक टीम के रूप में काम करने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 10 मार्च को उनके नतीजे घोषित किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश और इलाकों के मौसम का हाल आपको बता दें दोस्तों कि ठंड से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड और पंजाब के लोगों के लिए इस सप्ताह राहत की खबर नहीं आने वाली है। कई राज्य ऐसे हैं जो घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं और आज के मौसम के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान यूपी, बिहार के कुछ हिस्सों के अलावा राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में घने से बहुत घना कोहरा पड़ने की संभावना है। 21 जनवरी के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ का पश्चिमी हिमालय पहुंचने की संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की एक श्रृंखला पहले से ही उत्तर भारत की पहाड़ियों को प्रभावित कर रही है और इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और इससे कहीं कहीं बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो मौसम का मिजाज 22 जनवरी से ही बदल सकता है। 22 जनवरी से आकाश में आंशिक बादल छाया रहेगा और कुछ इलाकों में बारिश देखी जा सकती है। वहीं 23 जनवरी को भी बारिश की संभावना है। 19 से 21 तक सुबह में कोहरा और इसके बाद आसमान साफ रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में बढ़ती मुसीबत और गिरती लोकप्रियता का असर पाकिस्तान में इमरान की पार्टी में तू मैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में अंदरूनी फूट पड़ने लगी है और पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये देश में पीटीआई और इसके नेता प्रधानमंत्री इमरान खान की घट रही लोकप्रियता का नतीजा है। पीटीआई की लोकप्रियता में गिरावट के संकेत हाल में स्थानीय चुनावों के दौरान साफ देखने को मिले हैं और सत्ताधारी दल को ज्यादातर जगहों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। जिन स्थानों पर पीटीआई हार गई थी उनमें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत भी शामिल है, जिसे पहले पीटीआई का गढ़ समझा जाता था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पारदर्शी प्रक्रिया से होता है झांकियों का चयन। सीएम स्टालिन बोले कि चेन्नई में निकालेंगे अपनी झांकी और झांकियों को लेकर छिड़ गया घमासान। जी हाँ दोस्तों, इस साल होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए केंद्रीय समिति की ओर से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की झांकियों को शामिल न करने का फैसला लिया गया और इसके बाद से इस मुद्दे पर विवाद काफी बढ़ गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया में ओमिक्रॉन का कहर, अमेरिका में हालात बिगड़ेंगे और रूस में दोगुने हुए मामले, चीन में चरमरा गई सप्लाई चेन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा मामले मिल चुके हैं और इस समय
कोरोना के 1.5 लाख से ज़्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि अभी ओमिक्रॉन का चरम आना बाकी है और आने वाले सप्ताहों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या और मौतें बढ़ेंगी। ओमिक्रॉन के चलते दुनिया के कई मुल्कों में हालात खराब हो गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजधानी में मिला आईईडी पाकिस्तान में तैयार किया गया, सर्किट की गड़बड़ी से ब्लास्ट नहीं हो पाया और 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान की आतंकी साजिश कर दी गई नाकाम। जहां दोस्तों पाकिस्तानी सरकार फिलहाल चौतरफा परेशानियों से घिरी हुई है। इसके बावजूद पड़ोसी देश में आतंक फैलाने से वो बाज नहीं आ रहा है और दिल्ली पुलिस की खुफिया रिपोर्ट ने एक बार फिर से इस बात को सही साबित किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 14 जनवरी को दिल्ली में गाजीपुर फूल मंडी से बरामद आईईडी को पाकिस्तान में तैयार किया गया था और इसे जमीन के जरिए या फिर समुद्री रास्ते से भारत भेजा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आईईडी में एमोनियम नाइट्रेट आरडीएक्स 9 वोल्ट की एक बैटरी और लोहे के छोटे टुकड़े थे और सुरक्षा बलों ने करीब 3 किलो विस्फोटक नष्ट कर दिया और बाकी को जांच के लिए हरियाणा के मानेसर में नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर भेज दिया। विस्फोटक को भारत लाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के ड्रग्स तस्करों को सौंपी गई थी। तो दोस्तों अफगानिस्तान के ड्रग्स तस्करों के माध्यम से पाकिस्तान आईईडी भेजा भारत में और राजधानी को दहलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको भारत की खुफिया एजेंसियों ने नाकाम कर दिया और यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है। फुस हो गया है पाकिस्तान का बम।